गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जो मशीनरी सब्जेक्ट है, जो डीजीएमएस के एग्जाम में पूछी जाने वाली प्रश्न है और माइंस में उपयोग होने वाली ओपन कास्ट खदान की जो मशीनरी है या अंडरग्राउंड खदान की जो मशीनरी है, उनके संबंध में क्या जो पढ़ना है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए 40 नंबर तक का क्वेश्चन को मैं कल अपलोड कर चुका था, डीजीएमएस के जो एग्जाम में पूछी गई थी। तो इसके आगे की जो प्रश्न है, 41 के आगे की प्रश्न को आज अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, ओवरमैन के कैंडिडेट और मशीनरी के एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स या इंस्पेक्टर या वैकेंसी की जॉब पाने वाले कैंडिडेट्स तैयार हो जाइए 41 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। तो उसके पहले आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो ये यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही जो है अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। और अगर नए कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो की सीरीज को देखने के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी को पक्का करने के लिए उसके बेल आइकन को दबा दीजिए। और बेल आइकन दबाते ही आपके पास हर दिन की जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी फ्रेंड्स, और आप उसको देख करके अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रही होगी ये जो क्वेश्चन नंबर 40 थी, वो कल मैं अपलोड कर चुका था, आप लोग देख चुके थे उसको। आज जो है 41 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या कहता है, मैं उसको और क्लियर विजन कर देता हूं आपके सामने। अब अच्छे से और पढ़ाई दे रही होगी, हाँ, पढ़ने का कोशिश कीजिए। मेरे कर्सर के साथ नजर को घुमाइए। 41 नंबर, सीट एंड कैनोपी fitted with drill machine for activities of extraction of methane required as per CMR 2017 रेगुलेशन नंबर। यहां पर रेगुलेशन नंबर पूछ रहा है किसके लिए, जो मीथेन एक्सट्रैक्शन करने की एक्टिविटी के लिए जो ड्रिल मशीन के साथ फिटेड रहती है सीट और कैनोपी, उसके संबंध में कौन सी रेगुलेशन में चर्चा की गई है। तो यहां पर जो रेगुलेशन नंबर 224 के सब रेगुलेशन दो सब ऑप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर उसके सब रेगुलेशन ABCD दी हुई है। उसमें मैं कट पेस्ट करके रखा हूं कि ड्रिल मशीन शैल बी प्रोवाइडेड विथ, यहां सी नंबर में कहता है कि ए सीट फॉर ऑपरेटर एंड कैनोपी ओवर हेड शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट, गिरते हुए ऑब्जेक्ट से ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कैनोपी प्रोवाइड की जाएगी, सीट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये रेगुलेशन सी, सब रेगुलेशन सी में मेंशन की गई है। इसी के साथ जो ए में मेंशन की गई है वो इफिशिएंट हेड लाइट कैपेबल ऑफ शोइंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द वर्किंग प्लेस हीड, सामने की वर्किंग प्लेस को अच्छे से दिखने के लिए हेडलाइट की बात की गई है ये नंबर सब रेगुलेशन में। और इफिशिएंट पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर सो प्लेस्ड एज टू बी विद इन इजी रीच ऑफ ऑपरेटर एंड ऑल्सो विथ द ऑटोमेटिक टाइप ऑफ फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। तो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर तो लगी ही रहेगी, साथ में ऑटोमेटिक टाइप का फायर डिटेक्शन करने वाली और सप्रेशन करने वाली इक्विपमेंट बी में लगी रहेगी। तो ये बी और ए को भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए, रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप आर सुटेबल फॉर हैंडलिंग। जो रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप होती है वो किसके लिए सुटेबल होती है, किस चीज के हैंडलिंग के लिए सुटेबल होती है। तो देखिए, मैं यहां पर एक जो है आपको दे रहा हूं पिक्चर कट पेस्ट करके कि ये जो है आपकी केसिंग है, केसिंग के अंदर में एक आपकी जो गियर दी हुई है, ये गियर रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये दूसरी वाली जो गियर रोटेट कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। इनके रोटेशन के चलते यहां वैक्यूम क्रिएट होती है। इस जगह पर आप ध्यान देने का प्रयास कीजिए, इस जगह पर वैक्यूम क्रिएट होती है, एयर के इनके रोटेट होने से वैक्यूम क्रिएट होती है और यहां से हवा घुसना चालू हो जाती है। अब यहां पर जैसे ही हवा घुसती है, इनलेट पोर्ट में घुसती है या फिर जो अपना लिक्विड है वो घुसती है, तो वो घुस करके एक साइकिल कंप्लीट करती है, रेसिप्रोकेट होते हुए, रोटेट होते हुए फिर बाहर की ओर निकल जाती है, आउटलेट की ओर। तो ये जो
हम लोग की डिफरेंट हाइड्रोलिक मैकेनिज्म पर काम करने वाले जो मशीन के अंदर पार्ट्स होते हैं, होस पाइप के थ्रू जो आप पास कराते हो, तो वो होस पाइप के थ्रू जो पास कराते हो, हाइड्रोलिक पंप जो आप इस्तेमाल करते हो डिफरेंट मशीनरी में, उसी के लिए इसमें इस्तेमाल लाई जाती है, जिसके सहायता से आप ऑयल को, तेल को ट्रांसफर करते हो उस असेंबली तक जहां उसकी जरूरत पड़ती है, जिस काम के लिए जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑयल होगी, बी वाटर नहीं होगी, ग्रिटी लिक्विड नहीं होगी, ऑयल और ग्रिटी लिक्विड मिलेगी, नन ऑफ द एबव नहीं होगी। यहां पर जो दो लाइन लिखी है उसको भी पढ़ लीजिए। रोटरी पंप्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू सर्कुलेट लुब्रिकेटिंग ऑयल इन द मैकेनिकल इक्विपमेंट। मैकेनिकल इक्विपमेंट में लुब्रिकेटिंग ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और या जो है कहता है टू प्रोवाइड प्रेशर फॉर हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बकेट को ऊपर उठाना है तो प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, साइड बकेट को खोलना है तो आप प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, या ड्रैग करते हुए मटेरियल को बकेट में उठाना है तो प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। तो टू प्रोवाइड प्रेशर फॉर हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए ही आप उसमें जो है रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप आर यूज्ड इन द हाइड्रोलिक मैकेनिज्म मशीन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, मेरे कर्सर के साथ आप जो है मूव करिए। एटलीस्ट 2 टब्स लिखा है, एटलीस्ट 2 टब होना चाहिए। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप जो है थोड़ा सा सुधार लीजिए, इसको सुधार लीजिए। टब है ये 2 टब, ए TUB होना चाहिए। इसको हम लोग बैक स्पेस से डिलीट कर देते हैं और ये रही बी, हो गई बी। अब इसको बड़ा कर देते हैं तो ये हो गई बड़ा। तो ये एटलीस्ट 2 टब्स ऑफ द रोप ऑन द ड्रम एटलीस्ट लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट इन द शाफ्ट। 2 टब्स नहीं होगी, सॉरी 2 टब्स नहीं होगी, 2 टर्न्स होगा, 2 टर्न्स होगा, 2 टर्न्स RN 2 टर्न्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइड स्लो की तहत इसको बड़ा कर लेते हैं, ये साइड स्लो की तहत बड़ा हो गया। ठीक है, एटलीस्ट 2 टर्न्स ऑफ द रोप ऑन द ड्रम एट इट्स लोएस्ट वर्किंग पॉइंट इन द शाफ्ट रीड एज पर CMR 2017 रेगुलेशन नंबर। तो यहां पर लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट पर शाफ्ट में जब लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट पर जब केज पहुंचने वाली रहती है तो ड्रम के ऊपर रोप का 2 टर्न्स बचता है। तो उस समय ये बात जो 2 टर्न्स जो बचती है उस समय जो उसकी स्पीड की बात करता है कि 1.5 मीटर से पर सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस इसको प्रिवेंट करता है। इस संबंध में कौन सी रेगुलेशन की चर्चा की गई? तो 79 रेगुलेशन में फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन की बात करता है। फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन ये याद रखना है। 1 नंबर में उतनी कोई इंपोर्टेंट सब रेगुलेशन नहीं थी जिस संबंध में चर्चा की जाए। अब 79 का 2 सब रेगुलेशन कहता है फ्लेंजेज ऑफ ड्रम प्रिवेंट कॉइलिंग एंड स्लिपिंग, यानी कि ड्रम के ऊपर किनारे में फिन लिखने होते हैं। फिन यानी कि कान निकला होता है, फ्लेंजेज निकला होता है, ताकि जो रोप है वो कॉइलिंग होकर के या स्लिपिंग होकर के बाहर न निकल जाए। ठीक है, 79 का 3 सब रेगुलेशन में कहता है कि रोप का एंड सिक्योरली सील्ड होना चाहिए। जो रोप केबल से आप उसको सीलिंग करने का काम करते हैं तो उसका एंड जो है एज पर DGMS CIM के परमिशन के ऑर्डर के अनुसार होनी चाहिए। अब 79 का 4 कहता है कि 2 टर्न जो है उसके ऊपर जब ड्रम में बची रहती है तो उसकी स्पीड जो है 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 टर्न्स की बात 79 का 4 में करता है। 79 का 5 में ब्रेक की बात की गई है कि ब्रेक किस टाइप का होना चाहिए, कितने इंटरवल पर उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, इस संबंध में बात किया गया है 79 के 5 में। तो आप आंसर डी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, रेगुलेशन नंबर भी याद रखनी है। एक बात तो आपने जान लिया है। 44 नंबर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है? व्हाट शुड बी द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कपलिंग बिटवीन द टब्स। टब्स जो माइंस में इस्तेमाल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक टब को दूसरे टब से जोड़ने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पार्ट्स का नाम है कपलिंग। तो कपलिंग जो होगी वो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिनिमम कितनी होगी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप पहले भी जान चुके हैं कि क्या होता है। जो ब्रेकिंग लोड होती है
और जो मैक्सिमम आप लोड उसके ऊपर डाल रहे हैं, ब्रेकिंग लोड और जो मैक्सिमम लोड डाल रहे हैं उसके बीच का रेशियो ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है, जिसके संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन जो 94 का 5 है, 94 में बताया गया है टब्स एंड देयर मूवमेंट, टब एंड मूवमेंट में जो 5 नंबर है उसमें कहता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कपलिंग नॉट मोर देन 7, नॉट लेस देन 7, सॉरी। तो यहां पर सी को टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो की नंबर और की वर्ड है उसको आप ध्यान में रख लीजिए। 1 नंबर में कहता है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ लीजिए फ्रेंड कि जब दो टब आपस में सट करके खड़े होते हैं, जब अंडरग्राउंड में आप जाते हैं तो ये मान के चलिए कि 2 टब है, ये 2 टब जब आपस में सटते हैं तो इसके बीच में जब बफर एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं, बफर यानी कि जो मुंह से इतना बड़ा निकली रहती है, एक तरफ 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ भी दूसरे टब का भी जो है 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जब वो एक दूसरे से सटते हैं तो इसके बीच में जो गैप है वो 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होती है, ये कहा जाता है, ताकि उसके बीच में जो ट्रामर है वो इस तरीके से घुस करके कपलिंग को लगा सके, जोड़ने का काम कर सके, और वो टब जब आपस में टकराए भी तो जो ट्रामर होते हैं उनको चोट न लगे। इस संबंध में 20 सेंटीमीटर कहा गया है सब रेगुलेशन 1 में। तो इस सब रेगुलेशन 1 की बात हो गई। सब रेगुलेशन 7 में 10 मीटर कहा गया है। कीवर्ड है आपका 10 मीटर। 10 मीटर मतलब क्या होती है कि जब एक टब दूसरी टब की बीच की दूरी 10 मीटर है तो उसको हाथ से ठेलने का काम नहीं किया जाएगा, उसको मैकेनिकल से कंट्रोल किया जाएगा, मैकेनिकल ब्रेक द्वारा जो है कंट्रोल करने का काम किया जाएगा, और वो आपस में एक दूसरे के नजदीक कहे जाएंगे, कपल्ड कहे जाएंगे, कपलिंग करने की जरूरत है। तो 10 मीटर उस संबंध में कहा जाता है। फिर 9 और 11 जो सब रेगुलेशन है इसी का, किसका 94 का ही जो 70 टब्स एंड मूवमेंट्स की बात करता है, तो उसी में 9 और 11 में कहता है कि 1/20 की ग्रेडियंट से अगर अधिक ग्रेडियंट है, ढाल रास्ते का 1/20 से अधिक ग्रेडियंट है, तो वहां पे जितने भी टब्स रहेंगे उनको स्प्रेक्स जो होती है उसको के साथ कंट्रोल किया जाएगा। स्प्रेक्स यानी हीट के साथ उसको कंट्रोल करने का काम किया जाएगा, जिसके बारे में कहता है कि वो लकड़ी की बनी होनी चाहिए, लोहे की नहीं बनी होनी चाहिए, और 1/20 के ढाल पर उसको कंट्रोल के साथ जो है खुला नहीं, स्वतंत्र नहीं छोड़ने का काम किया जाएगा 120 से अधिक अगर ढाल है तो। यहाँ पर 2-3 की वर्ड है, की नंबर है, जिसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग सी के आंसर को टिक लगा लिए होंगे, 44 का सी के टिक लगा लिए होंगे। मैं ये अब 45 नंबर का क्वेश्चन की बात करता हूं कि एन इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन 2 सेपरेट पावर सप्लाईज रीड एज पर द RIAMR 2017 रेगुलेशन नंबर कितना। तो यहां पर पूछता है कि जो पावर सप्लाई सिस्टम है वो 2 सेपरेट पावर सप्लाई होनी चाहिए वाइंडिंग इंजन में, जो इलेक्ट्रिक टाइप की होती है उसमें। इसके संबंध में कौन से रेगुलेशन में बात की गई है। तो यहां पर जो रेगुलेशन 81 है उसके दिए हुए हैं रेगुलेशन 12, 13, 10, 15, 17। तो यहां पर आपको जो 13 में रेगुलेशन सब रेगुलेशन 13 में बात की गई है, इमरजेंसी वाइंडिंग गियर की बात की गई है कि वाइंडिंग गियर एक इमरजेंसी टाइप की रहेगी, उसकी बात की गई है। 81 का ही 15 में कहा है कि एक डोली में कितने आदमियों की संख्या चढ़ाई जाएगी, जिसके लिए DGMS ने कह दिया है रेगुलेशन 81 का 15 में, जो कि कहा है कि 0.2 स्क्वायर मीटर पर पर्सन के हिसाब से फ्लोर एरिया जो रहेगी कोई केज की, उसके हिसाब से लोगों की संख्या जो है रखी जाएगी, उसमें मैक्सिमम परमिसिबल पर्सन की संख्या रखी जाएगी जो मैनेजर निर्धारित करते हैं। लेकिन ये जो निर्धारित करने का रेट है वो 0.2 स्क्वायर मीटर पर पर्सन के हिसाब से रखी जाएगी। तो ये जो है आपकी पूछ सकती है कि अगर 10 मीटर स्क्वायर है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, तो 0.2 से डिवाइड कीजिएगा तो 200 को 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 100 आएगी। तो यहां पर जो एरिया दी रहेगी उसको 0.2 से आपको डिवाइड करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 81 का 10 नंबर में कहता है डिसेंडिंग केज स्पीड ऑफ लैंडेड एट बॉटम। बॉटम या इनसेट में जब वो लैंडेड करती है केज, जो नीचे आती हुई केज होती है, उसका स्पीड नॉट मोर देन 1.5 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी कह दिया। अब 81 का 12 में कहता है कि 2 सेपरेट पावर सप्लाई सिस्टम होनी चाहिए। तो यहां पर डी को टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। 17 में CIM रिलैक्स देने की बात करते हैं। चलिए, ये 45 नंबर का प्रश्न आपने कर लिया। अब यहां पर 46 नंबर पे आते हैं। क्या कहता है, व्हाट शुड बी द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑडियो विजुअल अलार्म इन द सरफेस ट्रांसपोर्ट मशीनरी एज पर द DGMS सर्कुलर 01/2010।
जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मशीनरी जैसे डंपर होती है, शॉवेल होती है, या फिर और जो ट्रांसपोर्ट मशीनरीज होती है, वो जो एवीए होती है, उसके ऑडियो विजुअल अलार्म होती है, उसकी लाइट की मिनिमम इंटेंसिटी कितनी कही गई है। इस संबंध में डीजीएमएस के सर्कुलर है, यहां पर हाईलाइट किया हुआ है फ्रेंड्स की 300 लक्स से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन उसकी साउंड की जो हियरिंग कैपेसिटी है, मतलब साउंड निकालने का जो लेवल है, वो 110 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ±5 डेसिबल आप उसको रख सकते हैं। तो इस संबंध में डीजीएमएस सर्कुलर ने ये जो 2010 का 1 नंबर सर्कुलर है उसमें बात की गई है। सी को टिक लगा लिए हैं आप, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए 47 नंबर क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के रोटेशन का जो डायरेक्शन है उस संबंध में पूछा जाता है। कैपेसिटर जो आप पंखे जो सीलिंग फैन होती है उसमें भी कैपेसिटर लगा रहता है, तो उसके रोटेशन का जो डायरेक्शन की बात करता है, स्टार्ट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय। तो उसको स्टार्ट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय, मोटर को जो स्टार्ट करते हैं उसकी रिवर्स किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है इंटरचेंजिंग द सप्लाई कनेक्शन। बी नंबर कहता है रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। ये केवल उसी को रिवर्सिंग करके आप कनेक्शन को कर सकते हैं, ऐसा काम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय। सी नंबर कहता है रिवर्सिंग द कनेक्शंस ऑफ आइदर द रनिंग वाइंडिंग और द स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग दोनों में से किसी को भी कनेक्शन को रिवर्स अगर कर देते हैं तो आप ये ऐसा पा सकते हैं। रिवर्सिंग द कंडक्टर्स ऑफ द रनिंग वाइंडिंग ओनली, रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स करके कर सकते हैं। ऑल दी अबव। देखिए यहाँ पर कट पेस्ट करके मैं रखा हूं कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए सिंगल फेस्ड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में जो सिंगल फेस कैपेसिटर होता है उसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है उसको रिवर्स किया जा सकता है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मेन एंड स्टार्टर वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग की कनेक्शन को रिवर्स करके, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग बी नंबर में दी हुई है, बी को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए 48 नंबर में क्या कहता है, ट्रेलिंग केबल यूज्ड इन पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल इक्विपमेंट शुड बी, वो कैसी होनी चाहिए, 2 कोर वाली होनी चाहिए, 3 कोर वाली चाहिए, 4 कोर वाली चाहिए, 5 कोर वाली चाहिए, नन ऑफ दी अबव होनी चाहिए। इस संबंध में जो CEAR सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 का रेगुलेशन नंबर 107, जिसमें फ्लेक्सिबल केबल या ट्रेलिंग केबल की बात करता है कि टू बी यूज्ड फॉर पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स मे बी 2 कोर या मल्टी कोर टाइप का। तो 2 कोर भी हो सकती है, मल्टी कोर भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये नंबर को टिक लगाना है या नन ऑफ दी को टिक लगाना है, ये आप डिसाइड करिएगा। लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पर जो है 2 कोर को आप एक को टिक लगा करके आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये इस रेगुलेशन की मैं एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कीवर्ड 250 वोल्ट है, कंडक्टिविटी है, कनेक्टर्स है, बोल्टेड टाइप का प्लग है, हाई जो वोल्टेज वाली होती है वो बोल्टेड टाइप की प्लग लगती है। मशीन ऑपरेटर शिफ्ट में एक बार उसको चेक करेगा, फिटर भी जो है उसको समय समय पर चेक करेंगे। जो केबल की लेंथ होती है वो जो 90 मीटर लेंथ होती है SDL LSD के लिए, जो 250 मीटर होते हैं वो CCM की होती है, सीएरआर की होती है, शटल कार की होती है। 300 मीटर जो होती है HEMM जो ओपन कास्ट फाइन में यूज की जाती है उसकी 300 मीटर से अधिक नहीं यूज की जाएगी। और 11 kV वाला जो बकेट व्हील एक्सकवेटर है उसकी लेंथ 1000 मीटर से अधिक नहीं होगी। एक केबल की लेंथ के बारे में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। साथ ही जो है कुछ और अंदर की बात है कि जो कि 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करता है कंडक्टिविटी की, तो उसको जो है हम लोग करने का काम करेंगे। ठीक है प्रश्न, तो आपने यहाँ पर ये नंबर को टिक लगा लिया। आगे की ओर बढ़ते हैं 49 नंबर में, द आर्मर वायर ऑफ ए ट्रेलिंग केबल आर मेड ऑफ। जो ट्रेलिंग केबल का आर्मर वायर होता है किससे बना होता है, देखिए यहाँ पर मैं कट पेस्ट करके रखा हूं, ऑप्शन तो आप पढ़ ही लीजिएगा। Armor, a steel or aluminum armor provides mechanical protection to allow the cable to withstand the mechanical stresses to which it is exposed. Mechanical stress को से बचाने के लिए ही हम लोग उसके ऊपर आर्मरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो एल्यूमिनियम और स्टील की होती है। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील, ए नंबर को टिक लगा के आप बढ़ सकते हैं, जिस संबंध में CEAR 107 का ही 2010 का जो 107 रेगुलेशन है उसमें इसकी चर्चा की गई है। फ्रेंड्स 50 नंबर का क्वेश्चन, जिसको आखिरी क्वेश्चन आज की कहेंगे वीडियो की, उसको हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्टेड वाली मशीनरी की क्वेश्चन को मैं अपलोड करूंगा। तो यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही है जो एक प्रश्न है, आखिरी प्रश्न क्या कहता है,
बचोल्ज, बचोल्ज, BUCHOLZ, बचोल्ज रिले इज ए सेफ्टी डिवाइसेस माउंटेड इन ए, बचोल्ज जो रिले होती है, सेफ्टी डिवाइसेस होती है, वो किसके ऊपर माउंट होती है? कट आउट स्विच पर, गेट इन द बॉक्स पर, स्टार्टर पर, ट्रांसफार्मर पर, सर्किट ब्रेकर पर। तो आप यहां पे देखिएगा एक बचोल्ज, मैं रिले कट पेस्ट करके रखा हूं, ये बचोल्ज रिले है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पढ़ लेते हैं यहां पर। एन इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन में एंड ट्रांसमिशन में ए बचोल्ज रिले इज ए सेफ्टी डिवाइस माउंटेड ऑन सम ऑयल फील्ड पावर ट्रांसफार्मर एंड रिएक्टर्स। जो रिएक्टर और ट्रांसफार्मर जो कुछ ऑयल फील्ड पावर ट्रांसफार्मर रिएक्टर्स होते हैं, उसके में माउंटेड होता है बचोल्ज रिले। इक्विप्ड विथ एन एक्सटर्नल ओवरहेड ऑयल, जो कि इक्विप्ड होता है एक्सटर्नल ओवरहेड ऑयल रिजर्वर के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में ही ऑयल भरी रहती है। तो आपने यहां पर डी को टिक लगा लिया है, आंसर डी को। तो फ्रेंड्स, आपने 10 नंबर का क्वेश्चन आज जो है कर लिया है। तो ये आप जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नए कैंडिडेट है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में हर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और नए कैंडिडेट में बेल आइकन दबाइए, ताकि आपकी नोटिफिकेशन हर वीडियो की तुरंत मिल जाए। आप उसकी स्टडी तुरंत करके अपने ज्ञान को, नॉलेज को अपडेट कर सकें, अपने एग्जामिनेशन को पक्का कर सकें, तैयारी को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके साथ रिस्ट्रिक्टेड वाली क्वेश्चन को लेकर के।